नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के वीकली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं या खबरें हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी खबरें हैं। तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आरबीआई का नया एआई टूल आया है, ये क्या काम करेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आरबीआई ने जो एनआरआई जमा है उस पर ब्याज दरें बढ़ा दिया है, यानी कि ब्याज दरें बढ़ाने का मतलब ये है कि अब ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। तो इसका क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में बात करेंगे। जो प्रधानमंत्री किसान निधि है उसको बढ़ा करके जो पहले के अमाउंट को बढ़ा करके 12,000 करने की बात कही गई है, सिफारिश की गई है। तो इसका क्या लाभ होगा, इससे संबंधित बातों को देखना और समझना है। पहले न्यूज़ को देख लेते हैं। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। दरअसल इनको बना दिया गया है, आरबीआई का नया गवर्नर बना दिया गया है। संजय मल्होत्रा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं। इनको 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास जो हैं उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। दूसरे संदर्भ में आप कह सकते हैं कि शक्तिकांत दास के स्थान पर ये आए हैं। इनसे संबंधित कुछ बातें, बेसिक बातें देख लेते हैं, फिर आगे चल कर के हम चर्चा करेंगे। शक्तिकांत दास जो हैं 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर बनाए गए थे। 3 वर्ष के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। इनके कार्यकाल की जो समाप्ति है, कार्यकाल की समाप्ति 10 दिसंबर 2024 को हुई है। तो अब इन्होंने कार्यकाल संभाल लिया है जो नए आरबीआई के गवर्नर हैं। इनके बारे में बात करें तो ये राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ध्यान रखेंगे, हम शक्तिकांत दास के बारे में बात कर रहे थे, तो यह 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, अब दोनों के फोटो आप लोगों ने देख लिया। इनकी डिग्री को लेकर के कई बार ये सवाल उठता है कि आरबीआई का जो गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर को बनाने के लिए क्या किसी योग्यता का निर्धारण किया गया है? तो आरबीआई के गवर्नर के लिए किसी भी योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। केवल इतना है कि वो प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए और उस व्यक्ति को, और यदि उसको अकाउंट का नॉलेज है, इस विषय या इस क्षेत्र की जानकारी है, तो उस व्यक्ति को बनाया जा सकता है। कहीं पर मेंशन नहीं है, केवल इतना है कि प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को राजनीति विज्ञान, ठीक है, राजनीति विज्ञान का ज्ञान है, राजनीति विज्ञान में वो स्नातकोत्तर किया है, उस व्यक्ति को भी आरबीआई का गवर्नर बनाया जा सकता है। उसे कार्य का अनुभव है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। इनकी डिग्री क्या है? आईआईटी कानपुर से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया हुआ है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो है यूएसए में, यहाँ से पब्लिक पॉलिसी में इन्होंने मास्टर डिग्री लिया है, जिसे आप एमए कहते हैं। कार्य का जो अनुभव है, 33 वर्षों का कार्य का इनके पास अनुभव है। पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, इससे संबंधित इनके पास अनुभव है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और माइंस तथा अन्य क्षेत्रों में भी इनको जानकारी प्राप्त है, अर्थात अनुभव ये ले चुके हैं। वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी रेवेन्यू के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में भी सचिव के रूप में रह चुके हैं। राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर फाइनेंस और टैक्सेशन में इन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि इनकी डिग्री चाहे भी जिस क्षेत्र में हो, लेकिन इनके पास इस कार्य के लिए पर्याप्त अनुभव है। शक्तिकांत दास की डिग्री को लेकर के भी सवाल उठा था कि उनके पास जो डिग्री है वो किसी अन्य विषय में है और उन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। फिलहाल इससे संबंधित जो बातें थीं वो हम लोगों ने देख लिया। जो नियुक्ति की प्रक्रिया है कि कैसे गवर्नर को नियुक्त किया जाता है, तो नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और किसके आधार पर? तो आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर या उसके माध्यम से नियुक्त किया जाता है। प्रक्रिया क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट एक सर्च कमेटी है। यह सर्च कमेटी जो योग्य उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है
और इस सूची में, या आप ऐसे कहें कि इस कमेटी में कौन कौन शामिल होते हैं, तो कैबिनेट सचिव शामिल होते हैं, वर्तमान जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो गवर्नर शामिल होते हैं, वित्तीय सेवा सचिव शामिल होते हैं और 2 अन्य स्वतंत्र सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ये इन नामों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो व्यक्ति चुने जाते हैं उन व्यक्तियों का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद ये नाम जो इंटरव्यू में चयन किया गया है उन नामों को कैबिनेट की नियुक्त समिति के पास प्रेषित कर दिया जाता है, यानी कि भेज दिया जाता है। भेजने के बाद जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये समिति कार्य करती है, उस समिति के द्वारा पुष्टि करने के बाद गवर्नर का चयन कर लिया जाता है, यानी उस व्यक्ति को गवर्नर बना दिया जाता है। तो जो गवर्नर से संबंधित बातें थी वो बातें आप लोगों ने समझ लिया। ये तो रही बेसिक बातें, यूपीएससी के एग्ज़ाम में शायद ही ये पूछे, लेकिन जो अभी इनके सामने चुनौतियां हैं जिस बात को लेकर के पहले भी हम लोगों ने, इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा तो उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि इनके सामने कई चुनौतियां हैं। अभी ब्याज दरों को लेकर के खबर प्रकाशित हुई थी और ये कहा गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उन्होंने ब्याज दरों को न तो घटाया है और न ही बढ़ाया है, तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा, उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम बात करने वाले हैं। जो नए आरबीआई के गवर्नर हैं इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये है कि ब्याज दरों में कटौती करें। ब्याज दरों में यदि कटौती करेंगे तो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ब्याज दर यानी कौन से ब्याज दर। तो याद रखें कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, आरबीआई, और आरबीआई बैंकों को, जो अन्य बैंक हैं उन बैंकों को समय समय पर ऋण देता है। और जब आरबीआई बैंकों को ऋण दे रहा है तो मान लीजिए उस ऋण पर ब्याज ले रहा है। थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि जब आरबीआई ने 7% की दर से बैंकों को ऋण दिया, 7% ब्याज दर पर, तो बैंकों ने अपने ग्राहकों को, 2 तरह के ग्राहक हैं, एक उपभोग व्यय करने वाले हैं और एक निवेश व्यय करने वाले हैं। मैं अगर सामान्यतः इन्हें कहूं कि ये आम जनता है जो उपभोग व्यय कर रही है और ये कंपनी है या फर्म है जो निवेश व्यय करते हैं। ये उपभोग व्यय करते हैं यानी कि ये डिमांड करते हैं और ये निवेश व्यय करते हैं, तो उस डिमांड की पूर्ति करने के लिए यानी कि सप्लाई करने का काम करते हैं। जब ये दोनों उपभोग या निवेश व्यय करेंगे तो इनके पास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। फिर ये किस पर निर्भर हैं, तो संगठित मुद्रा बाजार पर निर्भर हैं। और संगठित मुद्रा बाजार का उदाहरण है बैंक। जो बैंक है, यदि 7% की दर से इसे आरबीआई से ऋण मिला है, यह बैंक अपने उपभोक्ताओं को, अपने ग्राहकों को क्या करेगा, उसी तरह से ब्याज बढ़ा करके देगा। तो यहाँ से यदि 7% की दर से इसे मिला है तो ये हो सकता है कि 8% की दर से अपने उपभोक्ताओं से, अपने ग्राहकों से ब्याज ले। तो यदि, अब ये तो एक स्थिति हो गई, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आरबीआई ने इसे बढ़ा करके 8% कर दिया, बैंक भी बढ़ाएगा, यानी कि अब बैंक ने बढ़ा करके इसे 9% कर दिया और 9% किया तो अब उपभोग और निवेश व्यय दोनों ही कम होने की संभावना है। और यदि उपभोग और निवेश व्यय कम होगा तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है इस पर निगेटिव इम्पैक्ट होगा। निगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जब लोग लोन नहीं लेंगे और डिमांड नहीं करेंगे वस्तुओं और सेवाओं की, तो पूर्ति करने के लिए यदि उत्पादन किया भी जा रहा है तो वो बेचेगा किसको, ये समस्या है। तो मान लीजिए उपभोग और निवेश, उपभोग व्यय नहीं हो रहा है यानी कि डिमांड नहीं हो रहा है, और डिमांड नहीं हो रहा है तो फिर सप्लाई भी नहीं हो पाएगी, निवेश व्यय भी तो प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी। तो ग्रोथ रेट को लेकर के अभी खबरें प्रकाशित हुई थी, तो इन पर दबाव ये है कि ये ब्याज दरों को कम करें, आरबीआई ब्याज दरों को कम करेगी तो बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा,
बैंक भी अपने उपभोक्ताओं को, अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर ऋण देगा, और जब कम ब्याज दर पर ऋण देगा तो इसका मतलब ये है कि उपभोग और निवेश व्यय बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब ये है कि अब उपभोग और निवेश व्यय होगा तो ये वाली जो स्थिति है इकोनॉमिक ग्रोथ वो हमारी बढ़ जाएगी। चूंकि इसके पहली क्लास में मैंने डिटेल में बताया है, इसलिए शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ। क्लियर है? तो सरकार का दबाव है कि ब्याज दरों में ये कटौती करें, कटौती करेंगे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो पहले आरबीआई ने कहा था उस ग्रोथ रेट को प्राप्त कर लें। विकास दर को सुनिश्चित करना भी, विकास दर, इसके माध्यम से विकास दर को सुनिश्चित करना। इसके अलावा ये कहा गया था जुलाई सितंबर की अवधि में विकास दर 7 तिमाही में अपने सबसे निचले स्तर पर रही थी, जो मैंने कहा था 5.4% पर रही थी। तो इसको बढ़ाने की बात कही गई है कि इन पर दबाव है कि ये ग्रोथ रेट को बढ़ाएं, इसके माध्यम से बढ़ाएं। अच्छा, आरबीआई लगभग 2 वर्षों तक ब्याज दरों को नहीं बढ़ाया है, तो यह भी इनके सामने चुनौती है कि ये बढ़ाए नहीं हैं, घटाए भी नहीं हैं, स्थिर रखे हैं। तो इस स्थिति से निपटा जाए तो इनके सामने ये चुनौती है। अच्छा, ये बात आप लोगों ने समझ लिया। इन बातों को समझने के बाद अब आते हैं अगले न्यूज़ पर। आरबीआई का एआई टूल है, ठीक है। आरबीआई ने अपने इनोवेशन हब, अब बात यह है कि इनोवेशन हब क्या है, तो ये आरबीआई के अधीन ही एक स्वायत्त संस्था है, इसके बारे में बात करेंगे। ये संस्था क्या करती है, इसके माध्यम से, इनोवेशन हब के माध्यम से एक एआई टूल बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की खास बात यह है कि अगर मान लीजिए डेटा एनालिसिस करना हो तो वो बहुत बारीकी से डेटा का एनालिसिस कर सकती है, जहाँ तक हम नहीं सोच सकते। सोचने का मतलब ये है कि जिस डेटा को हम नहीं खंगाल सकते वहाँ एआई एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है। तो कई बार जो देश में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उस साइबर अपराध को रोकने के लिए हमारे सामने कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं, और चुनौतियाँ चूँकि हम मानव हैं तो हमारी कुछ सीमाएं हैं, इसलिए हमने उन सीमाओं को दूर करने के लिए मशीनों को बनाया, और उन्हीं मशीनों में एक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बारीक से बारीक डेटा का एनालिसिस करना, उन खातों की पहचान करना जिसके माध्यम से साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसीलिए इस एआई टूल का आविष्कार किया गया है या बनाया गया है, इसे लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? एआई बेस्ड एक सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है। जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं उन साइबर अपराध को रोकना है। इसे तैयार किसने किया है? तो आरबीआई की ऑक्सिलरी यूनिट रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा विकसित किया गया है या तैयार किया गया है। यह पारंपरिक नियम आधारित जो सिस्टम है, जैसे हम लोग मैनुअली काम करते हैं, ऐसे समझ लीजिए हम मैनुअली काम करते हैं, मैनुअली काम की अपेक्षा ये काफ़ी बेहतर तरीके से काम करेगा, क्योंकि जो छोटे से छोटे डेटा हैं, आंकड़े हैं, उनको भी ये बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेगा, उनको पकड़ने की कोशिश करेगा। 2 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया, और इसकी सफलता को देख करके आरबीआई ने कहा है कि बाकी जो बैंक हैं उन सभी बैंकों को इसे जल्द से जल्द अपना लेना चाहिए, ताकि ग्राहकों का बैंकों पर विश्वास बना रहे और ग्राहकों के साथ ठगी न हो, साइबर अपराध की घटनाएं न हो। अब बात ये हो रही है, परीक्षण में शानदार परिणाम देखे गए हैं। यहाँ पर एक शब्द है पायलट परीक्षण, प्रायोगिक तौर पर इसे लागू किया गया है, और विनियामक सैंडबॉक्स है आरबीआई के अधीन। अगर कोई इससे संबंधित टूल बनाया जाता है तो पहले मान लीजिए मैंने एक गाड़ी बनाया, और गाड़ी कितनी स्टार रेटिंग प्राप्त कर सकती है सुरक्षा मानकों के आधार पर, मैंने उसे दीवार में टकरा दिया और फिर देखा कि वो कितना उसका प्रतिरोध कर पा रही है, कितना वो सहन करने में सक्षम है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एक आर्टिफिशियल तरीके से सारा एनवायरनमेंट क्रिएट करके और फिर इसका परीक्षण किया गया है, अर्थात इसका प्रयोग करके इसको प्रयोग में ला करके देख लिया गया है। अब कहा गया कि ये कार्य क्या करेगा, तो ये म्यूल बैंक खाते, अब सवाल ये है कि म्यूल बैंक खाते क्या होते हैं। तो ऐसे खाते हैं जहाँ पर
जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित या अन्य जो अवैध गतिविधियां हैं, उन अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए म्यूल खाते बनाए जाते हैं। और ये जो म्यूल खाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इनको ये ढूंढने में मदद करेगा। मान लीजिए आपने किसी से आपको किसी ने कॉल किया कि आपका बेटा बेटी या कोई भी यहाँ पर इस अपराध में जो आजकल लगातार चल रहा है, आपके पास किसी पुलिस अधिकारी का कॉल आ रहा है और ये कह रहा है कि भैया आपका बेटा या बेटी इस अपराध में पकड़ा गया है, यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो आप इस अकाउंट में फला फला अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मामला हम यहीं पर रफा दफा कर देंगे, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक बात है, ये बात हो रही है, यानी कि वो ट्रांजैक्शन होगा तो किसी न किसी अकाउंट में तो होगा। अब यदि आपने कंप्लेन किया है उस कंप्लेन के आधार पर उस खाते की जांच हो सकती है, वो खाता किस व्यक्ति के नाम पर है, जांच तो हो सकती है और वो व्यक्ति पकड़ा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये भी नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए ये बनाया गया है ताकि ऐसे खातों की पहचान कर सके, ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर सके। म्यूल बैंक खाते ढूंढने और उन्हें चिन्हित करने का कार्य करेगा। कौन? एआई टूल करेगा। उन्नत मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का ये प्रयोग करेगा। इसके साथ साथ जो म्यूल खाते हैं, म्यूल खातों की पहचान प्रक्रिया को और तेज बनाएगा, सटीक बनाएगा। एआई टूल एडवांस जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, इसके जरिए डेटा का एनालिसिस करेगा। और थोड़ी सी बात कर लें, जो म्यूल खाते हैं, म्यूल खाते का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है? गैर कानूनी गतिविधियों को करने के लिए। और गैर कानूनी गतिविधि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा सा मतलब है कि अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को वैध में बदलना। अब अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति क्या है? मान लीजिए आपने किसी मादक पदार्थ की तस्करी की है और आपने अच्छा अमाउंट कमा लिया है। तो जो आपने कमाया है, क्या आप सरकार को दिखा सकते हैं कि मैंने अफीम की तस्करी की थी और मुझे इतना आय प्राप्त हुआ है, उस पर मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूं? ऐसा संभव है? नहीं संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हथियारों की तस्करी हुई है, कुल मिलाकर के अवैध तस्करी और उससे कमाया गया धन है। अब उस धन को चूंकि आप वैध बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे वैध बनाने के लिए कोई ना कोई काम तो करेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग इसी गतिविधि को कहा जा रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इन खातों का प्रयोग किया जाता है। अवैध धन जमा करना, अब आपने एक म्यूल खाता बना लिया, उसमें उस धन को जमा कर लिया। इसके अलावा उस धन को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा का व्यापार कर रहे हैं उस खाते के माध्यम से, या हो सकता है आप कर चोरी तो कर ही रहे हैं, तो कर चोरी कर रहे हो, इत्यादि बातें म्यूल खातों से संबंधित हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इसके साथ साथ कुछ और बातें यहाँ पर देख लें। और क्या कहा गया है, इसका लाभ क्या होगा? आरबीआई सभी बैंकों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वित्तीय अपराध के मामले हैं, उन वित्तीय अपराध से संबंधित मामलों में कमी आएगी। बैंकों पर, वित्तीय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और जैसे जैसे बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, बैंकों की स्थिति मजबूत रहेगी। और बैंकों की स्थिति मजबूत रहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति भी मजबूत रहेगी, क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था की, किसी भी अर्थव्यवस्था की बैकबोन होते हैं। यहाँ पर देखिए, पूरे बैंकिंग सिस्टम को और अधिक सुरक्षित बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसके लाभ में आरबीआई का इनोवेशन हब की बात करें तो आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इसका उद्देश्य और कार्य ये है कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाए, या निर्माण करना, जो देश में कम आय वाली आबादी है उसके लिए वित्तीय जो सेवाएं हैं और उत्पाद, उन तक पहुंच बढ़ाया जा सके और बढ़ाने पर ये केंद्रित करे, ऐसे उत्पाद बनाए जिससे इस आबादी को टारगेट किया जा सके, उनको सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो शक्तिकांत दास के द्वारा ही मार्च 2022 में किया गया था। इससे संबंधित जो बातें थी उन बातों को हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ें, चलें अगली न्यूज़ पर। तो आरबीआई ने एनआरआई विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज दरें बढ़ाई। अब ब्याज दरें बढ़ाई तो उसका क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमा या FCNRB जमा पर ब्याज दरें सीमा बढ़ा दी है।
अब बढ़ाने का मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं। बैंकों को अब सभी अवधियों पर ब्याज देने की अनुमति है। ठीक है, अवधियों पर आरबीआई ने 1 से 3 वर्ष से कम अवधि की जो, ठीक है, जमाएं हैं अल्पकालिक वैकल्पिक संदर्भ दर, ठीक है, पर जो जमा है जमा पर 4% की दर से जुटाने की अनुमति दी है। इसको देखिए, पहले ये सीमा कितनी थी, तो 2.50% थी। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए एनआरआई है, ठीक है, एक एनआरआई है, ये विदेशों में रह रहा है। आपके जहन में ये आएगा कि भैया एनआरआई कौन है। एनआरआई का मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियन इनको कहा जाता है। अब जो आयकर अधिनियम है, आयकर अधिनियम के अनुसार एनआरआई किसको कहा जाता है, इसको समझ लीजिए। तो यदि कोई व्यक्ति 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत से बाहर है तो उस पर कर देय नहीं होगा। उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि यह एनआरआई है। अब किस उद्देश्य से आप जा सकते हैं, किसी दूसरे देश में जाना हो तो किस उद्देश्य से आप जा सकते हैं? या तो आप बिजनेस के लिए गए हों, कारोबार के लिए गए हों, ठीक है, या आप नौकरी के लिए गए हों, ऐसा हो सकता है, या फिर शिक्षा लेने गए हों और जा कर के यूक्रेन में फंस गए हों, वो अलग बात है। फिलहाल के लिए एनआरआई हैं, वहाँ पर हैं, और किसी भी देश में हो सकते हैं। मान लीजिए अमेरिका का एग्जाम्पल सबसे सरल होता है, अमेरिका मान लेते हैं। ये यहाँ पर हैं, यहाँ से इन्होंने धन कमाया है और इंडियन बैंक है, ठीक। इंडियन बैंक में यदि ये पैसा अपना जमा करते हैं, बैंक का कार्य क्या है? बैंक एक तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना, 2 कार्य बैंक करता है। तो ये बात है जमा स्वीकार करने की। कोई इंडियन बैंक है, बैंक में यदि इनका जमा होता है तो जमा पर बैंक इनको ब्याज देता है, ब्याज तो देता है। तो जब इनके जमा पर बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दिया है, ब्याज दर बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब एनआरआई को अगर उन्होंने 10 करोड़, मान लेते हैं 10 करोड़, 10 CR जमा किया है, तो 10 CR के हिसाब से अब इन्हें अधिक ब्याज दर मिलेगा। पहले 2.50% था, अब इसको कहा गया है कि 4%। तो जब ये जमा करेंगे तो इन्हें बाकी का फ़ायदा होगा, और बाकी का फ़ायदा होगा तो इनको लाभ होगा। तो उस लाभ के लालच में ये भारत में जमा करेंगे। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले की बात है, हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमारे देश में जो हमारे देश का शेयर बाजार है, वहाँ से लगातार निकासी हो रही है, बिकवाली हो रही है, शेयर बाजार की बिकवाली हो रही है। अपना पैसा लोग निकाल रहे हैं, और शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि शेयर बाजार बहुत नीचे आ गया था। ऐसी स्थिति में आरबीआई ने इनके माध्यम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने और अपनी स्थिति को ठीक करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर इनको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए ऐसा किया गया है कि इस लालच में भारत में जमा होगा। तो देखिए क्या कहा गया है कि 4% कहा गया है कि इतना कर रहे हैं। पहले की सीमा कितनी थी? 2.50%। 3 से लेकर के 5 वर्ष की अवधि की जो परिपक्वता अवधि है, उन जमाओं पर यह कहा गया है कि 5% ब्याज दिया जा सकता है। पहले जो स्थिति है, ये जो स्थिति थी, ये 3.50% ही ब्याज दिया जाता था। जो पहले था 1 से लेकर के 3 वर्ष के लिए जमा, उस पर 2.50% ब्याज मिल रहा था, उसे बढ़ा करके 4% किया गया है। 3 से लेकर के अगर 5 वर्ष तक के लिए आप जमा करते हैं तो वैसी स्थिति में जो पहले था 3.50%, उसे बढ़ा करके कितना किया गया है? 5% ब्याज देने की बात हुई है, ठीक है। और ये कहा गया है कि 31 मार्च 2025 तक यह छूट उपलब्ध रहेगी। आप यदि जमा करते हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा और देख लें और क्या बातें कही गई हैं। इसका लाभ क्या होगा? अनिवासी जो भारतीय हैं उनको अपना उनके बचत पर अधिक लाभ मिलेगा। लाभ मिलने का मतलब ये है कि जो विदेश से आएगा, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि विदेशी मुद्रा डॉलर लेकर आएगा,
तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, बैंकों की साख सृजन क्षमता बढ़ेगी। बैंक की साख सृजन क्षमता का मतलब ये है कि बैंक एक व्यक्ति से एफडी स्वीकार कर रहा है और बैंक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए दूसरे व्यक्ति को वही पैसा उठा करके ऋण के रूप में दे दिया, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को उसकी ज़रूरत है, वो निवेश या उपभोग व्यय करना चाह रहा है। तो इन दोनों के बीच में ब्याज में अंतर होगा। जिस व्यक्ति ने अगर एफडी किया है बैंक में, तो हो सकता है बैंक उस व्यक्ति को उसके जमा पर, एफडी पर 7% का ब्याज दे रहा हो, और जिस व्यक्ति को बैंक ने ऋण के रूप में दिया है उससे 9% का ब्याज ले रहा हो। तो दोनों स्थितियों में बैंक क्या कर रहा है, अपनी एसेट और लायबिलिटी के मध्य, बैंक की एसेट कौन सी हो गई, जो बैंक ने ऋण के रूप में दूसरे व्यक्ति को दिया है, और बैंक की लायबिलिटी कौन सी हो गई, जिस व्यक्ति ने बैंक में जमा किया है उस व्यक्ति का पैसा मूलधन और ब्याज के साथ लौटाना है। तो वो बैंक की देयता है, लायबिलिटी है। बैंकों में जब पैसा अधिक होगा तो इसका मतलब ये है कि बैंक अधिक ऋण दे सकते हैं, और अधिक ऋण देने से हमारी अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी भी बढ़ सकती है। लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब ये है कि उपभोग और निवेश भी बढ़ सकता है, और इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये भी बढ़ सकती है। ठीक है, तरलता में वृद्धि संभव है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। उद्देश्य क्या है, अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करना भारत में। ठीक है, कारण क्या है, विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार से, मैं पहले ही बता चुका हूं। आगे बढ़ें, आगे देख लें। अन्य कार्य क्या किया गया है, तो आरबीआई ने सुरक्षित मुद्रा बाजार पर आधारित जो बेंचमार्क, यानी कि एक निश्चित सीमा निर्धारित किया गया है कि इससे कम ब्याज दर पर आप ऋण नहीं देंगे बैंकों के लिए। ठीक है, आधारित बेंचमार्क सुरक्षित ओवरनाइट, यानी कि एक रात के लिए ओवरनाइट रुपया दर की शुरुआत करने के का भी निर्णय लिया है। और ये किसके आधार पर लिया है, तो एक समिति का गठन किया गया था और समिति ने प्रस्ताव दिया था। समिति रामनाथ सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, और उस समिति ने यह कहा था कि मिबोर, ठीक है, मिबोर की उपयोगिता की समीक्षा करने के लिए दरअसल ये समिति गठित की गई थी, और इस समिति ने जो सुझाव दिया था उसी के प्रस्तावों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अब आपके जहन में ये आएगा कि मिबोर क्या होता है। इसको बताने से पहले, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड है, ये अलग अलग बेंचमार्क बताने का कार्य करती है। ठीक है, तो जब आप मौद्रिक नीति के संचरण की समस्या पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका जिक्र आता है, उसकी चर्चा होती है, तो उससे संबंधित अगर न्यूज़ होगी तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है मिबोर। मिबोर का मतलब क्या होता है या मिबोर क्या है, ये बातें ध्यान रखनी है। मिबोर का बैंकों को, जिस तरह से बैंक, मान लीजिए आरबीआई से ऋण ले रहे हैं, आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंकर है, बैंकों का बैंक है, तो बैंकों के बैंक होने के नाते हो सकता है कि आरबीआई से बैंकों को अधिक ब्याज दर पर ऋण मिल रहा हो, तो बैंक आपस में भी तो लेन देन कर सकते हैं। तो इंटर बैंक की बात हो रही है, यानी कि मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट मिबोर का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ओवरनाइट के लिए यदि कोई बैंक दूसरे बैंक से ऋण लेता है तो जिस ब्याज दर पर ऋण ले रहा है उसे हम मिबोर कह रहे हैं। अच्छा, मिबोर बेंचमार्क पर आरबीआई की समिति की सिफारिश के अनुसार ये निर्णय लिया गया है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, अब ये कहा गया है कि ये जो जमा खाते हैं, इन जमा खाते में जैसे विदेशी मुद्रा अनिवासी के लिए एक संक्षिप्त नाम के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऐसे खाते जिसमें एनआरआई कौन सा यूएस डॉलर जमा कर रहे हैं या ब्रिटिश पाउंड जमा कर रहे हैं, विदेशी मुद्राओं में जमा रखते हैं, उनको इस खाते के नाम से जाना जाता है, FCNR। ठीक है, आगे बात करें। मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट एक औसत ब्याज दर बेंचमार्क है जिससे कम ब्याज दर पर ऋण नहीं दिया जा सकता। भारतीय बैंक इंटरबैंक बाजार में, यानी कि आपस में
अन्य बैंकों से पैसा उधार लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आरबीआई से ले सकते हैं, और अगर किसी बैंक से उसे कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है तो कम ब्याज दर पर ऋण लेकर के अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ा करके 12,000 रुपये करने की बात कही गई है, आग्रह करने की बात कही गई है कि आग्रह किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि जब बजट तैयार होता है आम बजट, तो आम बजट अक्टूबर में लगभग इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अभी जो इसकी प्रक्रिया चल रही है, इसका प्रोसेस यानी कि आम बजट बनाने का प्रोसेस चल रहा है। तो अलग अलग हितधारकों से, अलग अलग सेक्टर के लोगों से सरकार बात करती है कि क्या इसमें होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, क्या करना चाहिए इत्यादि बातें। उसी सिलसिले में जो हमारे वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट पूर्व परामर्श के लिए किसान संघों, कृषि आधारित उद्योगों, कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है और मुलाकात में चर्चा की गई है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप क्या चाहते हैं। तो जो किसान संगठन हैं, किसानों ने जो मुलाकात की है, उनका ये कहना है, उन्होंने कहा है कि भैया जो पीएम किसान सम्मान निधि है, जो 6,000 रुपये वार्षिक दिया जाता है 3 समान किस्तों में, यानी कि 2-2 हज़ार की 3 समान किस्तों में, इसको बढ़ा करके आप इतना कर दीजिए, वार्षिक आधार पर किसानों को आप इतना दीजिए। ठीक है। और ये भी कहा गया है, इनके द्वारा मांग रखी गई है कि जो इनपुट सामग्री हैं उन पर लागत को कम किया जाए। जो भी हम कृषि कार्य करते हैं, तो जो कृषि कार्य करने के लिए पैसा आपका लगता है उसको मान लीजिए इनपुट। तो इनपुट सामग्री, सब कुछ जितनी भी सामग्री कृषि कार्य के लिए लगती है, तो उनका कहना है कि इनपुट सामग्रियों पर लागत को कम कर दीजिए। जो बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, बिजली है, श्रम की समय पर उपलब्धता, ये सब कुछ सुनिश्चित करिए, क्योंकि यदि हमें समय पर बीज नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, कीटनाशक नहीं मिलेगा, तो हम समय पर कैसे कृषि कार्य कर पाएंगे। और एक समय होता है हर कार्य के लिए। ठीक है। आप बिना समय के अगर कोई कार्य करेंगे, सही समय पर गलत कार्य करेंगे और गलत समय पर सही कार्य करेंगे, तो उस कार्य का कोई मतलब नहीं है। जैसे एज निकल जाने के बाद चाहे आपकी विशेषज्ञता कितनी भी हो, यूपीएससी से जाकर के आप कहें कि मेरा आज एग्ज़ाम ले लो, आज इंटरव्यू ले लो, पेपर दे दो, मैं आज क्वालिफाई कर लूँगा, उसका कोई मतलब है नहीं। तो इनका कहना है कि भैया अगर ये समय पर हमें उपलब्ध नहीं कराया गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कृषि मानसून का जुआ, उसका जो क्वेश्चन मार्क उस पर लगा हुआ है, वो कभी भी नहीं मिट पाएगा। इसको आप समय पर उपलब्ध कराइए। आगे ये कहा गया है, इनके तरफ से मांग रखी गई है कि एमएसपी की गणना के लिए जो एमएस स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें दी गई थी, या एमएस स्वामीनाथन आयोग जो गठित किया गया था, उन्होंने जो सिफारिश किया था, उस सिफारिशों को मान लीजिए और मान करके उसी आधार पर हमें एमएसपी दे दीजिए। एक तो ये बात है। इन्होंने कहा कि एमएसपी का दायरा जो है वो और फसलों तक बढ़ाइए। अभी 22+1 है, ठीक है, 22 फसलों पर, और एक गन्ने के लिए एमएसपी नहीं है, फेयर प्राइस है, वो दिया जाता है। तो इनका कहना है कि और फसलों को एमएसपी के दायरे में लाइए, ताकि हम उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों, उत्पादन करें और उसमें हमारे देश में उसकी कमी ना हो। ये कहा गया कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा भी देने की मांग की गई है कि ये भी आप करिए। इसके अलावा जो उर्वरक कंपनियां हैं, ये भी कहा गया कि उर्वरक कंपनियों को आप सब्सिडी देते हैं। सरकार क्या करती है, उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी देती है और वो सब्सिडाइज दरों पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराते हैं। इनका कहना है काम करिए, आप मुझे डायरेक्ट किसानों को सब्सिडी दे दीजिए, ठीक है, उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दीजिए और किसान खुद ही बाजार मूल्य पर जाकर के खरीद लेंगे। तो एक ये भी कहा गया है कि बजाय किसानों को सीधे लाभ का हस्तांतरित कर देना चाहिए। और ये कहा गया किसान संघ ने प्राकृतिक खेती की नीति का भी समर्थन किया है कि बिल्कुल हम प्राकृतिक खेती के पक्ष में हैं। सरकार से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश में पशुधन का उपयोग करने को भी कहा गया है कि पशुधन का उपयोग करिए। पशुधन का उपयोग करने के कई फायदे हैं। एक तो जब आप प्राइमरी सेक्टर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था का एक सेक्टर, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन करता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर कच्चे माल का उत्पादन करता है।
जिस पर द्वितीयक क्षेत्रक निर्भर होता है और द्वितीयक और प्राथमिक सेक्टर को तृतीयक सेक्टर सहायक सेवाएं उपलब्ध कराता है। यहाँ पर यह कहा गया कि भैया जब आप ऐसा करेंगे, पशुधन का उपयोग बढ़ेगा, तो एग्रीकल्चर एंड एलाइज सेक्टर कहा जाता है और उसमें पशुपालन भी शामिल है। तो एक तो पशुपालन जब होगा, पशुधन होगा, तो किसानों की आय होगी, उन्हें नियोजित करने में सहायता मिलेगी और पशुपालन से उन्हें प्रोटीन की भी प्राप्ति होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी आघात से ये बचाने का कार्य करता है। तो आप इसका प्रयोग करेंगे और जो गोबर है, गोबर को आप जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इत्यादि बातें इसमें कही गई हैं। अब बात यह है कि उद्योगों की मांग क्या है। उद्योगों ने यह कहा है कि अपने बुनियादी ढांचे के नेटवर्क का विस्तार करने की बात इन्होंने कहा है और इसके लिए कहा है कि कर में छूट दिया जाना चाहिए, सब्सिडी दिया जाना चाहिए। आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि बुनियादी ढांचे का मतलब क्या होता है। इसे आधारभूत ढांचा भी कह सकते हैं। तो आधारभूत ढांचे का मतलब क्या है? मैंने कहा कि आधारभूत ढांचा या संरचना, बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसी संरचना जो इकोनॉमिक यूनिट, आर्थिक इकाइयों के लिए आधार का काम करे, उसे आधारभूत ढांचा कहते हैं। आधारभूत ढांचा भी दो प्रकार का होता है, एक आर्थिक ढांचा होता है, एक आर्थिक और दूसरा सामाजिक। आर्थिक का मतलब जैसे ऊर्जा हो गया, परिवहन हो गया और दूरसंचार, ये आर्थिक में आता है। सामाजिक में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सामाजिक अवसंरचना कहा जाता है। ये कहा गया है कि जब ऐसा आप करेंगे तो आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि कृषि जो मशीनरी है, उर्वरक, बीज और दवाओं पर जीएसटी में छूट दी जाए, छूट की मांग इन्होंने की है। सरकार तस्करी और नकली कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाए। अच्छा, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने ये बताया कि अगर आप एम्स में इलाज कराने जाते हैं तो बहुत से लोग, आप जैसे आप जाते हैं तो उन लोगों को पता चल ही जाता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है, आपके पैरेलल एक व्यक्ति आएगा और चलेगा कि आपसे कहेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको अगर कोई दवाई चाहिए तो मैं आपको आपके पास ला कर के पहुँचा कर के दूँगा और बाज़ार रेट से आपको मैं 40% की छूट से दूँगा। दरअसल वो नकली दवाई दे रहा है। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं, पेशेंट अपना काम कर रहा है, वो उन परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, यानी कि दवाई सही नहीं है, दवाई नकली है, इस वजह से लोगों की जान नहीं बच पाती। बताइए, किसान अथक प्रयास कर रहा है, नकली कीटनाशक दवाई मिल गई, दवाई मिलने की वजह से किसान की फसल बर्बाद हो गई, उसकी पूरी मेहनत गई और फसल बीमा योजना में पूरी फसल कवर नहीं होती। जो किसान है उसके लिए चुनौती है। फिर कहा गया है स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के बारे में। राष्ट्रीय किसान आयोग ये कब गठित किया गया था? नवंबर 2004 में। एमएस स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। स्वामीनाथन आयोग ने, जिसका नाम है एमएस स्वामीनाथन आयोग, पूरा नाम है, इन्होंने सिफारिश किया था कि फसल उत्पादन मूल्य से 50% ज़्यादा दाम किसानों को देना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर 100 रुपये किसान का मूल्य है, उत्पादन की लागत है, ऐसे कह सकते हैं, उत्पादन की लागत है, तो उत्पादन की लागत का उत्पादन मूल्य से कितना? 50%, यहाँ पर 50% आपको अधिक देना चाहिए। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज भी कम कीमत पर उपलब्ध कराना चाहिए। गांव में किसानों की मदद के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल भी खोला जाना चाहिए। ये स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था। उन्होंने कहा था कि महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का ऋण है। तो आप किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि क्षेत्र में आगतों के निवेश के लिए या आगतों का प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप पैसे निकाल करके अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर लीजिए।
एक प्रकार का ऋण आपने लिया है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। ठीक है, किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड इन्होंने कहा कि ये बनाया जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को मदद दिया जा सके। तो ये कहा था, कृषि जोखिम फंड बनाने की सिफारिश MS स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश किया था या सुझाव दिया था। इन्होंने कहा था कि फसल बीमा की सुविधा भी होनी चाहिए और पूरे देश में सभी प्रकार के फसलों पर इसका विस्तार किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के फसलों की बीमा होनी चाहिए। आपके बाइक की बीमा है, ठीक है, आपके बाइक की, कार की, नाखून की, गले की, पलकों की, जो जैसा व्यक्ति है उसके हिसाब से इस सब का बीमा होता है, उसका बीमा है। लेकिन जो सबका पेट भरने वाला है उसका बीमा नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी फसलों के लिए किया जाना चाहिए। खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था की जानी चाहिए और गरीबी रेखा से जो नीचे रह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए खाद्य सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। अब बात ये होती है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार किसानों से कही कि भैया एक काम करिए, आप उत्पादन करिए, देश में ना खाद्यान्न की कमी है। किसानों ने कहा कि ठीक है, हम उत्पादन तो कर देंगे। एक बात बताइए, उत्पादन करने के लिए पहले तो आगत चाहिए, ऋण चाहिए। चलो मान लो ऋण की व्यवस्था कर दिया, हमने उत्पादन कर भी दिया, उत्पादन हो गया, उसके बाद का क्या? उत्पादन करके हम घर में कहाँ रखेंगे? और रख भी दिया तो सड़ गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सड़ गया इसका मतलब किसान की लागत का सब कुछ गया, किसान का नुकसान हुआ। तो सरकार ने कहा, जब किसानों ने ये सवाल किया कि भैया हम बेचेंगे कहाँ, हम जितना लागत इसमें लगाते हैं और जब बाजार में लेकर के जाते हैं तो जो बिचौलिए हैं या व्यापारी हैं, हमारी फसल के औने पौने दाम लगाते हैं, औने पौने दाम में खरीदने की कोशिश करते हैं और उतनी तो हमारी लागत भी नहीं होती, लागत से भी कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य करते हैं। फिर हम उत्पादन करके क्या करेंगे, कौन खरीदेगा? तो सरकार ने कहा कि हम आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे कम मूल्य पर आपका अनाज हम नहीं खरीदेंगे। तो अगर कोई फसल उत्पादित करना है, ये किसान कैसे निर्णय लेगा कि मुझे इसी फसल का उत्पादन करना है, क्योंकि लाभ सबको चाहिए। तो किसानों के लाभ को ध्यान में रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए और अन्य कारकों के आधार पर सरकार ने ये कहा कि आपकी फसल को खरीदने की जिम्मेदारी मेरी है। चाहे बाजार में उस फसल का मूल्य कितना कम हो या कितना ज़्यादा हो, उससे मतलब नहीं है। ज़्यादा हो गया तो ठीक है, आप उस पर बेच दीजिए, अगर कम है तो इस पर आप मुझे बेच दीजिए MSP रेट पर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब ये हुआ कि ठीक है, आप MSP की घोषणा करेंगे कब? जब हम फसल बोलेंगे तब या उसके पहले? सरकार ने ये कहा कि हम MSP की घोषणा करेंगे आपकी फसल की बुआई से पहले। जैसे अभी कुछ समय पहले गेहूं की बुआई शुरू हुई है। गेहूं की बुआई मैक्सिमम हिस्से में, देश के कई हिस्सों में बुआई हो चुकी है। तो उससे पहले सरकार जब घोषणा करेगी तभी तो किसान ये निर्णय लेगा कि मुझे इस फसल पर MSP ज़्यादा मिल रही है, मुझे इस फसल का उत्पादन करना चाहिए, उससे मुझे ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। तो कब घोषणा की जाती है? फसल बुआई से पहले। कितने फसलों पर? तो 22+1 फसलों पर इसकी घोषणा होती है। कौन करता है? तो CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है और सिफारिश के आधार पर आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, वो समिति इसकी घोषणा करती है, अंतिम रूप से घोषणा करती है। कब करती है? तो बुआई से पूर्व करती है। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है, ये निर्धारित है। उसको MSP नहीं कहा जाता, FRP कहा जाता है। स्वामीनाथन आयोग द्वारा दिया गया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसका फॉर्मूला है, वो है कि MSP की गणना करने का जो सूत्र है, MSP = C2 + C2 का 50% होना चाहिए। C2 का 50% होना चाहिए।
अब बात यह है कि ये क्या है और C2 में क्या क्या बातें शामिल हैं। तो MSP की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, अब जो कृषि लागत है वो किस आधार पर MSP की घोषणा होगी, इसके लिए सबसे पहले कहा गया कि A2 होगा। तो पहला जो मामला आया A2 का, A2 लागत आप कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। A2 लागत का मतलब क्या है? मान लीजिए किसान जो नगद में खरीदता है, नकदी में खरीदता है, क्या खरीदता है? जैसे बीज खरीदा, उर्वरक खरीदा, कीटनाशकों की खरीद की, इसके अलावा उसने श्रम लगाया, उसमें भाड़ा दिया, ईंधन खरीदा, जैसे डीजल खरीदा, डीजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी कुछ भुगतान किया होगा। तो नगद में किसान ने भुगतान किया, तो जितनी लागत उसकी आती है उसको हम कहते हैं ये A2 है। A2 के बाद एक और A2 प्लस FL यानी कि फैमिली लेबरर। तो जो खेत में परिवार के सदस्य कार्य करते हैं, क्या उनको उनके बदले मजदूरी मिलती है? नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने सेवाएं तो दी हैं, और सेवाएं दी हैं तो उन सेवाओं का कुछ मौद्रिक मूल्य जरूर होगा। तो मौद्रिक मूल्य है, तो जो अवैतनिक पारिवारिक श्रम है जिनके लिए भुगतान नहीं किया गया है, उसकी बात हो रही है कि अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित लागत कितना है, इन दोनों को मिला करके यानी कि A2 प्लस FL, इसको कहा जाता है ये लागत है। एक ये लागत हो गया। ठीक है, इस लागत के बाद अब है जो मैंने आपसे कहा कि C2। ठीक है, अब हो गया C2। इस C2 में A2 प्लस FL शामिल है, और इन दोनों को मिलाकर के जब आप जोड़ेंगे तो जैसे मान लीजिए A2 प्लस FL लागत के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो किसान की स्वामित्व वाली भूमि है, या फिर आप और कह सकते हैं कि अचल संपत्ति का किराया भी तो आप देते हैं, उस किराए तथा उस पर दिए जाने वाले ब्याज को भी शामिल कर लिया गया। तो ये हो गया C2। और C2 ये कहा गया कि C2 का 50%, ठीक है, प्लस यहां पर कर लीजिए, प्लस 50% ये किसानों को MSP के रूप में दिया जाना चाहिए। MS स्वामीनाथन आयोग ने ये सिफारिश दिया था। किसानों की मांग यही है कि आप ऐसा करिए, जबकि सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ठीक है, अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। किसान सम्मान निधि के बारे में थोड़ा सा और विचार कर लीजिए। इस योजना का नाम क्या है, आरंभ, इसके नोडल मंत्रालय क्या है, लक्ष्य क्या है, क्रियान्वयन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, योजना किसान सम्मान निधि आरंभ कब हुआ? 2019 में। ठीक है, नोडल मंत्रालय कौन सा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। लक्ष्य क्या है? छोटे और सीमांत जो किसान हैं, वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्रियान्वयन क्षेत्र क्या है? अब वित्तीय जरूरतें अभी आएगा, अभी उसको समझेंगे। जो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी जगहों पर सभी किसानों को वर्तमान समय में सभी किसानों को ये दिया जा रहा है। अच्छा, ये सारी बातें इससे संबंधित है, आप लोग फोटो देख लीजिए प्यारे दोस्तों, है ना। उद्देश्य क्या है? तो जो सभी जोत धारक हैं, जोत धारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक आय दिया जा रहा है, 6 समान किस्तों में, यानी कि 2,000 की किस्तों में। उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने ये शुरू किया 2019 में। अब ये कहा गया है कि पात्र क्या होंगे? तो प्रारंभ में ये कहा गया था कि जो छोटे किसान हैं और सीमांत किसान हैं, केवल वही इसके पात्र होंगे, लेकिन बाद में चल करके इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया, यानी कि ऑल ओवर जितने भी किसान हैं पूरे देश में, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, वहाँ सभी के लिए ये उपलब्ध है। ठीक है, योजना के लाभार्थी नहीं होंगे, यानी किस व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। जैसे सभी संस्थागत भूमि धारक हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो संवैधानिक पद पर रहा है, पूर्व या वर्तमान धारक हो, संवैधानिक पद को धारण करता है, उसको लाभ नहीं मिलेगा। पूर्व और वर्तमान जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद के पूर्व वर्तमान सदस्य रहे हों,
नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर रहे हों, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष रहे हों, वो इसके पात्र नहीं होंगे। केंद्र और राज्य की बात करें, सरकार के मंत्रालय, कार्यालयों या विभागों और इसके फील्ड इकाइयों के सभी जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं वो इसके पात्र नहीं होंगे, कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे। राज्य सार्वजनिक उपक्रम या संलग्न कार्यालय, स्वायत्त संस्था और सरकार के अधीन जो स्थानीय निकाय हैं, नियमित कर्मचारी, मल्टीटास्किंग, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के समूह के कर्मचारियों को छोड़ करके कहा गया है कि ये कर्मचारी इसमें एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, उन पर ये लागू होगा, बाकी सभी के लिए ये योजना लाभकारी नहीं है, मतलब वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। सभी जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये हैं उससे अधिक है, लेकिन ये कहा गया है कि इस श्रेणी के मल्टीटास्किंग स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी के समूह और समूह डी कर्मचारियों को छोड़ करके ये कहा गया है, उनको भी तो पेंशन मिलता है, तो उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। अंतिम मूल्यांकन वर्ष, ठीक है, अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति, अंतिम मूल्यांकन वर्ष जो पिछला अभी खत्म होगा 1 अप्रैल से 31, ठीक है, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील, चार्टर अकाउंटेंट, आर्किटेक्चर या इस तरह के जो पेशेवर हैं, पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत और अभ्यस्त जो अभ्यास कार्य करने वाले लोग हैं वो इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या कहा गया है, यह भी कहा गया है कि इस योजना की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। पीएम किसान वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा का सत्यापन होगा, अगर आपने गलत जानकारी दी तो सत्यापन हो जाएगा, है ना, और सत्यापन ठीक से हो जाएगा। केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और केंद्रीय क्षेत्रक योजना का मतलब है कि इसका वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा इसमें कोई योगदान नहीं दिया जा रहा है। एक केंद्र सहायक योजना होती है और ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो जो योजनाएं जिसमें केंद्र और राज्य हो सकता है कि 60 और 40 का रेशियो हो, या कुछ राज्यों के लिए 90 और 10 का रेशियो हो, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये राज्यों का है, यह भी योजना होती है जिसमें राज्यों की भागीदारी होती है। लेकिन केंद्रीय क्षेत्रक योजना का मतलब है कि 100% उसमें जो भी वित्त पोषण होगा, जो भी खर्च होगा वो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा देखिए और क्या कहा गया, योजना में परिवार की परिभाषा में कौन कौन शामिल हैं, तो पति पत्नी और नाबालिग बच्चे ये सभी शामिल हैं। लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। भुगतान कैसे किया जाएगा, तो डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में ही भुगतान किया जाएगा। स्वतः भी आप पंजीकरण कर सकते हैं, आप किसान हैं तो पंजीकरण करने के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः पंजीकरण की सुविधा दी गई है। मोबाइल ऐप के जरिए आप कर सकते हैं, पीएम किसान पोर्टल के जरिए आप कर सकते हैं। सामान्य सेवा जो केंद्र होते हैं, आपने देखा होगा गांव में अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, वहां से भी जाकर के आप पंजीकरण कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें और क्या कहा गया है, प्रामाणिकता और वैधता प्रत्येक 5% लाभार्थियों का अनिवार्य रूप से वास्तविक सत्यापन किया जाएगा ताकि किसी धोखाधड़ी से बचा जा सके। इसके अलावा लाभार्थी डेटाबेस को नियमित रूप से आयकर दाता डेटाबेस के साथ जो आयकर यानी कि रिटर्न भर रहे हैं या आप ऐसे कह सकते हैं कि टैक्स जमा कर रहे हैं, उनके साथ सत्यापित किया जाएगा ताकि डेटा अगर मैच हो रहा है तो उनको इस योजना से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। अधिक पारदर्शी और प्रमाणिक बनाने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है। आधार से जुड़े जो लाभार्थियों की संख्या है, जो डेटा है, ये बताया गया कि कुल इतने करोड़ डेटा आधार के साथ मैच किया गया है। पारदर्शिता के लिए किया गया है कि कृषि मंत्रालय द्वारा ई-केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, ठीक है, आधार पेमेंट ब्रिज का उपयोग भी किया जा रहा है, उसके माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। किसानों को बाहर निकालने में भी इससे सहायता मिलेगी, अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो। किसान की मृत्यु या जमीन बेच दिया गया तो भी उनको बाहर निकाला जा सकता है। किसान की मृत्यु हो गई है तो उसका लाभार्थी नहीं है, और अगर जमीन उसने बेच दिया है, जमीन है ही नहीं, तो फिर क्यों किसान सम्मान निधि। ठीक है, आगे बढ़ें।
लाभ क्या होगा, तो ICAR और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य लाभ के संदर्भ में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अध्ययन के मुताबिक ये कहा गया है कि कृषि के लिए जो आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है और उन्हें खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, उसको खरीदने में यह योजना किसानों के लिए सहायक सिद्ध हुई है। ठीक है, जैसे छोटे व सीमांत किसान हैं, उनको क्या लाभ हुआ है, तो कृषि कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए उत्पादन होगा, उसमें समय लगेगा और फसल बिकेगी, तब जाकर के किसान के पास पैसा आएगा। और इस दौरान यदि वह असंगठित वित्त बाजार से, मुद्रा बाजार से यदि ऋण ले लिया, तो वो शोषण का शिकार हो जाएगा। तो शोषण का शिकार न हो इसके लिए, और जब वो कृषि कार्य करे तो उसे जो आवश्यक धन चाहिए वो यहाँ से उपलब्ध हो जा रहा है। कृषि कार्यों के लिए धन, ठीक है। दैनिक उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य। आप हो सकता है कि कृषि कार्य में आपने पैसा लगा दिया है, बच्चों की शिक्षा भी है, बेटी की शिक्षा है, बच्चों की शिक्षा में दोनों ही शामिल हैं। बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य की जो आपकी आवश्यकता है, उन ज़रूरतों को पूरा करने में ये सहायक है। अन्य हो सकता है कि आकस्मिक खर्च भी हैं, उन आकस्मिक खर्चों को करने के लिए भी ये सहायक सिद्ध हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो इससे संबंधित जितनी बातें थी उन सभी बातों को आप लोगों ने समझ लिया। आज की क्लास में मेरे साथ इतना ही। आशा है आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को समझ में आई हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपको अगर नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हैं। आपके जहन पर निर्भर करता है, आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें, वो हमारे लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।